PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चल रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चल रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चल रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चल रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चल रहा है ऑपरेशन लोगो,
सिर्फ लेमन न्यूज पर। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। जल्द आ रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर। हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर सही नजरिया। जल्द आ रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। पीएसीएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली। नमस्कार, आदाब। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे लोकपाल बिल की, जिसके लिए देश भर में आंदोलन हुए, जिसके ज़रिए अन्ना हजारे का आंदोलन महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचा, जिसके ज़रिए एक आंदोलन ने रूप लिया और अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश और इस तरह के तमाम बड़े नाम इस आंदोलन से जुड़े और जुड़ने के बाद लोगों को लगा कि कुछ नया होगा। उस लोकपाल बिल को लेकर सरकार भी जागी। सरकार ने अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव रखे, कुछ पास हुए, कुछ संशोधन के साथ आए। कैबिनेट ने अब लोकपाल में जो संशोधन सेलेक्ट कमेटी ने की थी उस पर संशोधनों को अनुमति दे दी, लेकिन कुछ 16 बातें रखी गई थी, उनमें से 14 को सरकार ने माना है। हालांकि इस विषय को लेकर कोई संतुष्ट नहीं है, खासकर वो लोग जिन्होंने लोकपाल बिल को लेकर आंदोलन किए थे। हमारे साथ फिलहाल शैलेंद्र कामले जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुंबई मंडल सचिव हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी और के नेता और साथ ही साथ आरटीआई एक्टिविस्ट भी। फिलहाल शैलेंद्र कामले जी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र कामले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी, काफ़ी दिक्कतों के बाद, काफ़ी मशक्क़तों के बाद, काफ़ी परेशानियों के बाद और काफ़ी आंदोलनों के बाद लोकपाल बिल मंजूर होता लग रहा है। हालांकि अभी कुछ तकनीकी अड़चनें हैं उसमें, फिर भी उसके लिए आंदोलन करने वाले अब भी उससे संतुष्ट नहीं है। उस बिल के पूरे जो भी मसौदा तैयार किया गया है, कहाँ पाते हैं आप इस पूरे बिल को? नहीं, देखिए ऐसा है कि 2011 में जो एक बहुत बड़ा आंदोलन ये भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्माण हुआ अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और पूरे देश के अंदर का जो मध्यम वर्गीय युवा है वो खास करके इस आंदोलन के अंदर रहा। पूरे देश के अंदर नहीं तो दुनिया के अंदर उस आंदोलन की जो है एक बहुत बड़ी छाप जो है वो गिर गई और सभी लोग
वहाँ पर जो है उस आंदोलन के अंदर शरीक हुए। ये बहुत अच्छी बात थी, बहुत स्वागतार्ह बात थी। और इस आंदोलन के माध्यम से जो हमारे देश के अंदर ये जो नव उदारवाद की जो नीति आई है, न्यू लिबरल पॉलिसी, इस न्यू लिबरल पॉलिसी के वजह से जो बड़े पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हमारे देश के संसाधनों के अंदर इन लोगों का बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हस्तक्षेप बढ़ गया है। और इसी को लेकर लोगों के बीच में जो इतने सालों से जो एक प्रकार का असंतोष था, वो अन्ना हजारे ने जो है इस माध्यम से उभर कर सामने लाया और लोग उभरे। बहुत अच्छी बात है, स्वागतार्ह बात है। एक नई चेतना, एक नई सोच लोगों के दिमाग में, समझ में लोगों के सामने आई। जी, मतलब लोकपाल बिल को लेकर जिस तरह का आंदोलन छिड़ा, लोगों में ये आंदोलन गया और वो लोग जो कभी किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते थे, एक जागृति तो जरूर आई थी। भीड़ की भीड़ इस आंदोलन से जुड़ती नजर आई, युवा वर्ग खास करके जुड़ा। हम आपके पास आते हैं शैलेंद्र जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और अतिथि जुड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, मुद्दे की बात अभी जारी है। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। जल्द आ रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। जल्द आ रहा है ऑपरेशन लोगो, सिर्फ लेमन न्यूज पर। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। चप्पे चप्पे पर रहेगी हमारी नजर, हर सच को बेबाकी से आप तक पहुंचाने का काम करेगा नया खबरिया चैनल। जल्द आ रहा है राइट न्यूज, सही खबर, सही नजरिया। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम, आधिकारिक तौर पर पुष्टि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं मुद्दे की बात में लोकपाल बिल की। लोकपाल बिल का संशोधन बिल
कैबिनेट ने जिसे मंजूरी दे दी है, राज्यसभा में पेश किया जाना है। राज्यसभा में पारित होने के बाद और उसे वापस लोकसभा में एक बार कुछ तकनीकी कारणों से उसे पास कराना होगा। 16 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से कुछ प्रस्ताव को खारिज कर दिया है कैबिनेट ने, और जिसे लेकर न अन्ना हजारे खुश है न केजरीवाल खुश है, बल्कि कुछ हद तक किरण बेदी का बयान आया है कि वो कुछ हद तक शायद उसे संतुष्ट नजर आई हैं, लेकिन पूरी तरह से अभी स्थिति साफ नहीं है। लोकपाल बिल को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए और उन आंदोलनों से क्या मिला, क्या खोया और क्या पाया। हमारे साथ शैलेंद्र कामले जी तो जुड़े ही थे, साथ ही साथ हमारे साथ अनिल गलगली जी जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बंकिम देसाई साहब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी, और बंकिम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम बात शुरू करते हैं। शैलेंद्र जी से बात हुई हमारी। अनिल जी, आप बताएं कि ये पूरा लोकपाल का मुद्दा जिस तरह से शुरू हुआ एक आंदोलन के रूप में, आंदोलन में ऐसे लोगों ने हिस्सा लिया जिनका किसी आंदोलन से, किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और जब जहां पहुंचा वहां पर जिस मकाम पर आज पहुंचा है वो मुद्दा कहां पाते हैं आप? निश्चित तौर पर जो लोकपाल बिल का जो आंदोलन अन्ना हजारे जी ने जो महाराष्ट्र से शुरू किया वो पूरे देश में फैला, और आज उसी की ही परिणति है कि केंद्र सरकार ने कम से कम 16 में से 14 जो मुद्दे थे उसे स्वीकार करते हुए इसे पास किया है। सीबीआई का एक जो मुद्दा था कि सीबीआई को लोकपाल के भीतर नहीं लाया गया है, उस पर अभी चर्चा चल रही है, लोगों का विरोध है। लेकिन दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मुझे ये लग रही है कि पिछले कई सालों से जो राज्य में लोकायुक्त की एक भूमिका थी, उस भूमिका को इस लोकपाल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिल गया है, क्योंकि लोकायुक्त को भी लोकपाल के भीतर लाने की जो एक अन्ना हजारे उनकी मांग थी, मगर सरकार ने इसे राज्य सरकार के विरोध के बाद उसे अलग से रख दिया है। जैसे अभी आप अगर आपके टीवी चैनल के माध्यम से कई लोगों पूछेंगे कि राज्य के लोकायुक्त कौन है, तो आपको आश्चर्य हुआ कि कई लोगों को पता नहीं है कि राज्य के लोकायुक्त कौन है। तो जो आंदोलन करते हैं, जो काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकपाल या सेकेंड स्टेज है, उसके पहले जो हमारी जो सिस्टम बनी है महाराष्ट्र में, जो राज्य का जो लोकायुक्त होता है उसकी भूमिका भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। जब लोकपाल विधेयक को लेकर जब केंद्र सरकार ने लोगों के सुझाव मांगे और लोगों के सजेशन मांगे, तो हमने एक ही सजेशन दिया था कि आप लोकपाल बनाइए मत बनाइए, ये आपका पहलू है, मगर राज्य के जो लोकायुक्त है उन्हें अधिकार प्रदान किया जाए, और राज्य के लोकायुक्त को राज्य के मुख्यमंत्री की भी जांच करने की, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जिससे कोई संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। बंकिम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर हालांकि जो जन आंदोलन छिड़ा, जन आंदोलन ने एक राजनीतिक पार्टी का भी रूप ले लिया। अरविंद केजरीवाल ने जिस आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही थी उसे एक प्रारूप दे दिया राजनीति का और राजनीतिक दल का। राजनीतिक दल बनाने के साथ क्या इस मांग में कोई कमी आ गई है, या फिर अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे, जैसा लोकपाल चाहते थे, जैसा लोकायुक्त चाहते थे, क्या वो आंदोलन अब भी जारी रहने की उम्मीद है आपको? बंकिम जी, हम ये कहना चाहते हैं, जब अगस्त 2011 के अंदर आंदोलन हुआ था और देश के सारे लोग रोड के ऊपर उतर आए थे, काफ़ी लोग, करोड़ों लोग रोड के ऊपर उतर आए थे, उस वक्त हमें प्रधानमंत्री ने कुछ आश्वासन दिया था और पूरी संसद ने एक रिजोल्यूशन पास करके दिया था कि हम आपकी 3 मांगे मानते हैं। वो 3 मांगों में लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति एक ही कानून के अंदर हो, सिटीजन चार्टर लोकपाल के दायरे में आए, और सारी ब्यूरोक्रेसी ए से लेके जेड तक, एक से लेके 4 की कैटेगरी के जितने भी अफसर है वो सारे के सारे लोकपाल के दायरे में आने चाहिए जी। तो हमें ये लगता है कि ये तो पूरा का पूरा संसद ने देश को धोखा दिया है, और प्रधानमंत्री ने खुद ने इतने आश्वासन के बावजूद देश के सामने एक धोखा रख दिया। हमें तो ये लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक मजबूत लोकपाल हम देना चाहते हैं, मजबूत लोकपाल ये देना चाहते हैं, तो मजबूत किसके लिए है? ये मजबूत आम आदमी के लिए जो भ्रष्टाचार से त्रस्त है उसके लिए है, या ये मजबूत उनके लिए है कि जो करप्ट है, जो अफसर है, जो नेता है, उनको बचाने के लिए मजबूत है? तो क्या ये आपको प्रश्न क्या लग रहा है सामने खड़ा हुआ ये है। जो संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है, ये किन के लिए उचित लगता है आपको? भ्रष्टाचारियों के लिए या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों के लिए? पूरे दावे के साथ हम कह सकते हैं कि ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार जब होता है तब एक अहम चीज होती है जांच। जी, ये जांच कौन करेगा? तो जांच आज भी वो सीबीआई के अफसर करेंगे जो प्रधानमंत्री के पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। उसकी ट्रांसफर, उसकी प्रमोशन
और उसकी जो भी ये नियुक्ति है और उसकी प्रमोशन और ट्रांसफर जो होती है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर के होम अफेयर्स के मंत्री तय करते हैं। तो हमें तो पता है कि ये सरकार के नियुक्त किए हुए नुमाइंदे हैं। जैसे एक सेठ की जांच, अगर एक सेठ चोरी कर लेता है तो उसकी जांच उसके नौकर को सौंप दी जाती है। क्या वो नौकर कभी एक सेठ की जांच कर पाएगा? एक राजा को यह कह दिया जाता है कि आपने चोरी कर लिया, अब उसकी आपकी जांच एक सिपाही करेगा, तो ये किसी जगह नहीं हो सकता है। तो ये पूरी की पूरी जो जांच की मेन प्रक्रिया है, जो जांच ही अगर नहीं हो पाएगी ठीक से, तो ये कभी नहीं लगता है कि एक लोकपाल एक बन गया है और वो लोकपाल सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम करेगा। एक कंप्लेंट आप सबमिट कर दो, वो कंप्लेंट आप फॉरवर्ड कर दी जाएगी सीबीआई के अफसर को, और सीबीआई के अफसर की ट्रांसफर, जो अहम मुद्दा है, जो 16 में से 2 डिमांड नहीं मांगी गई है, उसमें से एक सीबीआई का मुद्दा भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो मुद्दा यह है कि आज जो सीबीआई का अफसर अगर कोई जांच ठीक से करने लग जाए और कल उसके ऊपर ऑर्डर निकल जाएगा कि आपकी ट्रांसफर कर दी है, आपकी यहां पे जरूरत है, तो दूसरा अफसर आ जाएगा जो उनसे वो शायद जांच ठीक से ना कर पाए। तो ये तो हमें लगता ही नहीं कोई भी हिसाब से एक भ्रष्ट आदमी या भ्रष्ट अफसर या नेता की जांच यहाँ पे हो पाएगी। जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलाई गई थी और लोकपाल के माध्यम से लोकपाल और केंद्र में लोकपाल और राज्यों को लोकायुक्त को जो अधिकार दिए जाने थे, उसमें कहीं ना कहीं अब भी लोगों को लगता है, आंदोलनकारियों को लगता है, जिन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन चलाया, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं सरकार ने अब भी उन्हें ठग सा लिया है। शैलेंद्र जी, इस पूरे मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में वो दक्षिणपंथी दल रहे हों, वामपंथी रहे हों या फिर सोशलिस्ट दल रहे हों, कहीं ना कहीं सभी का योगदान रहा। सरकार को क्या प्रभावित कर पाए ये आंदोलन के उनकी बातों को एज इट इज जैसा मानना चाहिए वैसा माने, या फिर सरकार ने बस दबाव के आगे कुछ हद तक लिपापोती के की है और थोड़ा सा देने की बात कही है और कुछ छुपा लिया है? देखिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं और बंकिम चंद्र ने भी कहा कि ये तो लोपापोती है, एक तो स्पष्ट दिखाई देता है, और दूसरा इम्पोर्टेंट इशू आपने यहाँ पर रखा कि ये जो जिस तरह से उन्होंने इसको यहाँ पर लाने का कोशिश किया है, उसके अंदर से 16 में से कुछ 14 लोगों को जो है उन्होंने 14 मुद्दों को उसके अंदर लिया है। अभी ये लोकपाल सक्षम होना चाहिए, इसके हम पक्षधर है। वामपंथी पार्टियां हो या दक्षिणपंथी पार्टियां हो या और बाई बाजी की पार्टियां हो, इन पार्टियों ने क्या किया है, इनके जो हित संबंध रहे हैं या इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर जो है इस लोकपाल के पक्ष में जिस तरह से वो आंदोलित हुए हैं, उनकी उस आंदोलित होने की मनीषा क्या है। जिस तरह से अन्ना हजारे या उनके संबंधित जो लोग पूरे देश के अंदर ये जो लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चला रहे थे, वो यही था कि हमारे देश के अंदर ये जो न्यू लिबरल पॉलिसीज़ है और ये जो बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस है जिनको पूरी देश की लूट करने के लिए दिया जा रहा है, राजनेता और उसी के साथ साथ नौकरशाह, ये पूरी इनकी एक साठगांठ है, एक चाल है। और इसके लिए मुझे लगता है कि लेफ्ट पार्टियों ने हमेशा, हम सीपीएम की ओर से हम बताना चाहते हैं कि हमने हमेशा इसके ऊपर हल्ला किया है सीधा। जो बुर्जुआ पार्टी के लोग हैं, बुर्जुआ अजीज है और उसी के साथ साथ नौकरशाह है, इनका एक जो चैन है, ये चैन के ऊपर हम लोग ने अटैक किया। यानी एक तरह का आपको लगता है कि पूरी तरह का रैकेट है और उस रैकेट के खिलाफ जो आंदोलन चलना चाहिए था और वो आंदोलन चला, अलग अलग आंदोलनों को जिस तरह से अन्ना हजारे ने इसमें लीड ली थी और उसके बाद केजरीवाल और अन्य लोग इसमें शामिल हुए, उस आंदोलन को एक रूप तो मिला था। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि हमारे साथ 3 अतिथि हैं, एक तीनों अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए, लेकिन लोकायुक्त के मुद्दे पर और इस आंदोलन को लेकर एक राय रखते हैं। एक आरटीआई एक्टिविस्ट है हमारे साथ, अनिल गलगली जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है। अनिल जी, आपने देखा लोकपाल और लोकायुक्त का जो मुद्दा है, इसके आने के पहले जो आरटीआई का मामला था, सरकार उसमें भी कहीं ना कहीं हिला हवाली कर रही थी। आज भी आपके अक्सर हम जब भी आपसे बात होती है तो अक्सर आप एक तरह का दुख प्रकट करते हैं, कहीं कहीं आपको भी जानकारी लेने में आरटीआई कानून पास होने के बावजूद, उनका आयुक्त होने के बावजूद कहीं ना कहीं आपको परेशानियां आती हैं। आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक समान जा रही हैं, आरटीआई वाला मामला भी और लोकपाल के जैसा कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता हुआ लग रहा है?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी देश में कोई नया कानून आता है तो कानून बनाने वाले को पता नहीं होता है कि इसकी क्या परिणति होगी, इसके क्या आने वाले दिनों में इसके दुष्परिणाम होंगे। जैसे आरटीआई का कानून जैसे लाने का दावा सोनिया गांधी जी ने, और उस वक्त राज्य के जो अभी मुख्यमंत्री है वो तभी पीओमओ में थे पृथ्वीराज चौहान, और जो रत्नाकर गायकवाड़ जो भी मुख्य सूचना आयुक्त है। मगर आपको ताज्जुब होगा कि आरटीआई की सबसे बड़ी मार इन्हीं तीनों को पड़ी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला वो आरटीआई से उजागर हुआ। राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनका 10% फ्लैट का घोटाला भी आरटीआई से उजागर हुआ। और अभी जो रत्नाकर गायकवाड़ जी जो मुख्य सूचना आयुक्त पद पर बैठे हैं, उन्होंने किस तरह से 10 महीने से पद को खाली रखते हुए अपने प्रॉफिट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए कैसे उससे अपने सचिव पद का दुरुपयोग किया, ये मामला भी आरटीआई से उजागर हुआ। आरटीआई के जरिए आरटीआई को मजबूत करने की बात हुई थी और उसके घेरे में वही लोग आए जिन्होंने इस मामले में कहीं ना कहीं अपने आप को बेदाग भी बताया था और वही उस पर काबिज भी थे। बंकिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बंकिम जी, क्या आपकी क्या राय है इस ये जो आरटीआई की आप बात कर रहे हो जी, ये लाई कांग्रेस सरकार जरूर है जी, लेकिन सीबीआई को आरटीआई से सबसे पहले किसने बाहर निकाला? जी, सरकार ने निकाला। क्यों निकाला गया? जब कॉमनवेल्थ का घोटाला बाहर आया और उसी पर आ रहे थे कि जिस तरह से आरटीआई के मुद्दे पर दोनों में यही हम बताना चाह रहे थे कि किस तरह से समानता है। आरटीआई के मामले में भी यही हुआ और लोकपाल के मामले में भी सीबीआई का, और अक्सर इस सरकार पर या किसी भी सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग के मामले सामने आते रहे, आरोप लगते रहे हैं। सारी पार्टियां इससे त्रस्त है जी, सब खाली लेकिन दिखावा कर रहे हैं। आप देखते होंगे बीजेपी चिल्ला रही है कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करो। मुलायम सिंह जी के भी बयान आते हैं, मायावती जी ने भी कहा था कि सीबीआई का दुरुपयोग किया गया है। ये खुली बात है। जो सिन्हा साहब थे हमारे, अभी जो रिटायर्ड सीबीआई के अफसर थे, जोगिंदर सिंह है, इन्होंने कई बार कहा है कि सरकार का दबाव हम पर पड़ता है। वो लोग जाते हैं वहां दबाव बनाते हैं। जब तक इसको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव सीबीआई को इंडिपेंडेंट नहीं करते हैं, जब तक ये लोग लोकपाल के दायरे में नहीं आएंगे तो जांच कभी नहीं हो पाएगी इस देश के अंदर। कहीं ना कहीं सरकारें प्रभावित करती है सीबीआई के पूरे कामकाज को। आपको सीधे सीधे कहना चाहते हैं आप कि सीबीआई जैसे जो संस्था है इस देश की बड़ी, उस पर कहीं ना कहीं सरकार का अंकुश है? बिल्कुल है। आप किससे देखिए, आप हर तरीके से देखिए। आपने देखा होगा कि अभी चौटाला साहब को 10 साल की सजा हुई है, वो एक नीचे की कोर्ट से सजा हुई है। वीरभद्र सिंह के साहब के ऊपर भी आरोप लगे थे। 25 साल बाद सीबीआई की जांच चली, उसके बाद उनके ऊपर एक निचली कोर्ट में ये मुकदमा तय हो गया। और जब उनको चीफ अपना मिनिस्टर बनना था, उसके बरोबर 1 या 2 दिन पहले उसको ऊपर की कोर्ट बरी कर देती है। एक जगह कोर्ट बरी करती है और दूसरी तरह नितिन गडकरी दोबारा भाजपा अध्यक्ष न बन पाए, उनके यहाँ छापे भी पड़ते हैं। ये तो अलग मुद्दा है सर। जब दोनों चीजें एक पार्टी का प्रेसिडेंट उपयोग और सरकार का उपयोग और दुरुपयोग, एक पार्टी का प्रेसिडेंट अगर एक सरकारी अफसर को खुलेआम टीवी पर ये धमकी दे रहे हैं कि जब हम आएंगे सरकार में तब आपको कोई सोनिया गांधी या चिदम्बरम साहब बचाने नहीं आए, ये तो खुली धमकी हो गई है। इस देश के अंदर पार्टी का प्रेसिडेंट रह चुका आदमी जब ये बात करने लग जाता है, तब आप सोच सकते हो कि देश में बैठे हुए कुछ लोग किस तरीके का निर्माण कर रहे हैं देश के अंदर, किस तरीके की सिस्टम एस्टैब्लिश कर रहे हैं। जब उनको चैलेंज कर दिया जाता है आम आदमी द्वारा, तो उसके ऊपर लाठियां चला दो, उसके ऊपर गैस छोड़ दो और उनके ऊपर पानियां छोड़ दो। जी शैलेंद्र जी क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देसाई जी जो बोल रहे हो सही बात है। देसाई बोल रहे हैं कि सभी पार्टियां जब सत्ता में आती है तो इसी तरह से काम करती है। देखिए क्या है, कांग्रेस या बीजेपी हो या जो भी बुर्जुआज पार्टी हो, उनका जनता के साथ कितना दायित्व है वो तो सभी के लोगों को मालूम है। जैसे बीजेपी भ्रष्टाचार में लुप्त है, बाकी की और भी पार्टियां लुप्त है। इसलिए हमारा स्पष्ट कहना है, हम लेफ्ट के लोग जो है या सीपीएम के लोग हैं, हम पुरजोर तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करने वाले। नीतिगत जो सवाल है हमारे देश के अंदर, नीति जो जिस तरह से न्यू लिबरल नीति है, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी जो अपनाई जा रही है, उसके परिणाम निश्चित रूप से हो रहे हैं हमारे देश की जनता के ऊपर और भ्रष्टाचार। हम कहते हैं कि सीबीआई का स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, उसी के साथ साथ जो उसकी जो खुद की जांच की अपनी जो है यंत्रणा होनी चाहिए, यह हमारा कहना है। और इसलिए इस तरह से अगर होगा तो सही मायने में उसको न्याय दिया हम लोग दे सकते हैं। सीबीआई को एक स्वतंत्र अधिकार दिया जाना चाहिए और सीबीआई कहीं ना कहीं लोकपाल के दायरे में आए।
इस मत को आप भी मानते हैं? आपको लगता है कि सीबीआई, आप अपने दल के माध्यम से ये कह सकते हैं कि सीबीआई को सरकार के अंकुश से बाहर निकालकर लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए? तब जाकर तो सही उसका ये होगा, नहीं तो नियंत्रण ये जो केंद्र के अंदर जो भी सरकार रहेगी उसके हाथ का ये है छोटा सा खिलौना है, क्योंकि वो इस्तेमाल करता है, वो किसी को रास्ते पे लाना। अभी उन्होंने नितिन गडकरी के खिलाफ तुरंत दिया, तो नितिन गडकरी ने तुरंत जब उसको सत्ता मतलब उनके अध्यक्ष पद से उनका इस्तीफा होने के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इस तरह से आपने किया है ना, जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी आपके ऊपर इस तरह से करेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? स्पष्ट रूप से सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में उसकी सब सूत्र जो है, उसके जो पूरे नियंत्रण, उसका कंट्रोल उसके हाथ में है, और जब चाहे वो ये ऐसे लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उसका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए, उसका खुद का जो है इन्वेस्टिगेशन का अलग से उसका जो है वो मैकेनिज्म होना चाहिए। तब जाकर जो है सही तरीके से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए और उनका जो है भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए ये पूरी तरह से जो है सरकारी अधिकारियों का और राजनेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने की बड़ी जिम्मेदारी अक्सर आन पड़ती है सीबीआई पर, और सीबीआई पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो कहीं न कहीं सरकार से प्रभावित होती है और उसका कामकाज सरकार से प्रभावित होता है, और उसी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और आंदोलनों के में जो सबसे बड़ी मांग होती रही है वो यही थी कि सीबीआई को सरकार के अंकुश से, सरकार के दायरे से बाहर निकालकर लोकपाल के दायरे में लाया जाए। और बिल्कुल उसी तरह से लोकायुक्तों को, राज्य सरकारों को एक मॉडल जो है लोकपाल का राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। उस संशोधन में ऐसा नहीं किया गया है। जो हम आरटीआई और लोकपाल को जोड़कर बातें कर रहे थे उसमें हम कहना चाहेंगे, अनिल जी, दोनों की समानताओं पर बात हुई, दोनों की असमानताओं पर भी बात हो रही है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है लोकपाल को लेकर जो आरटीआई के साथ हो चुका है, और आरटीआई में वो चीज़ें हो रही हैं जो लोकपाल के साथ हो सकती है? मेरा तो ऐसा मानना है कि ये व्यक्ति की एक प्रवृत्ति होती है। जैसा अभी इस बात को गलत नहीं माने कि जब राज्य में अन्ना हजारे जी ने आंदोलन शुरू किया जी, उस वक्त विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अन्ना हजारे के लिए अन्ना हजारे कक्ष बनाया। अगर अन्ना हजारे सचमुच में ज़मीन से जुड़े हुए काम करने वाले होते तो उन्होंने उस कक्ष का विरोध करना चाहिए था, क्योंकि हर एक व्यक्ति जब कोई आंदोलन करता है उसे लगता है कि इस आंदोलन को जनता का सपोर्ट मिलता है, तो वो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी जागरूक करता है। आज राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय में वो अन्ना हजारे कक्ष बंद हो चुका है। तो मेरा मानना है कि सीबीआई हो, चाहे अनिल गलगली हो, चाहे अन्ना हजारे हो, जब जब व्यक्ति को अपने पद का, अपने आंदोलन का अगर गुरूर होता है तब ऐसी बातें होती है। आज जोगिंदर सिंह जो बात कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि जोगिंदर सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक जब अधिकारी शपथ लेता है, वो आईएएस अधिकारी जो होता है, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें भी पद की शपथ दी जाती है, उन्हें राजनीतिक दबाव में काम न करने की भी शपथ दी जाती है, लेकिन वो कई बार अपने स्वार्थों के लिए, कई बार दबाव में, तो उन्होंने उस वक्त उस बात की शिकायत, उस बात की राइटिंग में अगर नोटिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई राजनेता उन्हें दबाव लाने की ऐसे अनिल जी, ऐसे कितने अधिकारी आपने राज्य सरकार में पाए? ऐसे कितने अधिकारियों को आप गिना सकते हैं जो केंद्र में हो कि अपनी सरकारों के खिलाफ कोई नोट तैयार कर सके? ऐसे कई अधिकारी है। मुंबई में, थाने में जब डॉक्टर चंद्रशेखर थे, जब थाने महानगर पालिका आयुक्त में उन्होंने काम करने को शुरुआत किया, तब नगर सेवकों ने विरोध किया, उन्होंने प्रेशर किया, लेकिन उन्होंने उस विरोध को नकारते हुए काम करने का डेयरिंग बताई। गौरार खरनार जैसे अधिकारी हैं, कई अधिकारी ऐसे मैं नाम बताऊंगा। जब जब आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए राजनेताओं के चक्कर में आता है, राजनेता भी कोई दूध के धुले होते नहीं है और अधिकारी भी दूध के धुले नहीं होते हैं। आज हमें सीबीआई को लोकपाल में लाने की मांग क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि सीबीआई का दुरुपयोग जितना राजनेता कर रहे हैं उतना कई बार सीबीआई अधिकारी भी करते हैं। आपने हाल ही में एक जो रंजन नामक सीबीआई के नकली अधिकारी को पकड़ा, वो किन किन राजनेताओं के साथ घूमते थे? सीबीआई के अधिकारियों के साथ भी घूमते थे। अभी हाल ही में एक इनकम टैक्स ऑफिसर को उन्होंने अरेस्ट किया मंत्रालय में कि किस तरह से लोग फ्रॉड करते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जो सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी, क्योंकि आज सत्ता जो है राजनेताओं से अधिक इन अधिकारियों के जेब में है, अधिकारी भी कई बार अपनी मनमानी करते हैं। तो आप इसे वन साइड मत लीजिए कि अधिकारी बहुत ईमानदार है, सीबीआई उसके राजनेताओं के प्रेशर में काम कर रही है। कहीं ना कहीं तो ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो मेरा मानना है
कि अगर ऐसा करना है तो अधिकारियों को भी अपने पहले आत्मचिंतन करना पड़ेगा। जो राजनेता ऐसे बदमाश है, जो करप्ट है, उनको उजागर करने का काम उन्हें करने की जरूरत है। कितने अधिकारी आत्मचिंतन करते हुए नजर आते होंगे आपको? जो जैसा आपने खुद कहा कि पद पर बैठा व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं गुरूर आ जाता है अपने पद का, तो आपको लगता है कि वो अधिकारी जो पद पर बैठ जाता है, आपने उदाहरण देकर बताया कि किसी एक अधिकारी ने अपने लिए एक 6 महीने 7 महीने तक कुर्सी खाली रखी, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए? बंकिम जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अफसर अगर ईमानदारी से जब अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है, जैसे अशोक खेमका जी थे, आपने हरियाणा में देखा होगा कि उन्होंने एक ऑर्डर निकाल के वो लैंड डील कैंसिल कर दी, तो उसका इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है। एक व्यक्ति का 21 साल के अंदर अगर 40 से 41। जी बंकिम जी, हम आपके पास आते हैं। किरण बेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। हम किरण बेदी जी से जानना चाहेंगे। किरण बेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किरण जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से संशोधित बिल पास एक मसौदा पास हुआ कैबिनेट से, उस पर क्या कहना चाहेंगी? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ इस तरह के बयान आए कि आप कुछ हद तक उससे संतुष्ट नजर आ रही हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि अन्ना हजारे जी की कुर्बानी और इनकी इतनी मेहनत और सारे देश को जहाँ जहाँ वो खड़े हुए, नौजवान आम व्यक्ति जो आंदोलन में शुरू हुए, लगे रहे करप्शन के खिलाफ मुहिम में, कुछ ना कुछ उसका कुछ पड़ाव आया, जिससे कि हमको ये लोकपाल बिल, जिसमें एंटी करप्शन विंग जो सीबीआई की है, उसको अगर लोकपाल कोई केसेस देगा एंटी करप्शन का, तो उसमें वो सरकार दखलंदाजी नहीं दे सकती, क्योंकि उस एरिया में लोकपाल कोई रिपोर्ट करेगा। मैं समझती हूँ ये एक ब्रेक थ्रू है, ये एक शुरुआत है। यही हम चाहते थे कि दखलंदाजी ना हो केसेस में। तो जो एंटी करप्शन विंग जो सीबीआई का है, वह अब लोकपाल के अधीन आएगा, लोकपाल के सुपरिंटेंडेंट एंड कंट्रोल में। ये एक अच्छी शुरुआत है। सिमिलरली सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई, ये भी सरकारी नहीं अकेले करेगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये तीनों मिलके अपॉइंट करेंगे। और देन फिक्स्ड नियुक्तियों के लिए कि 2 साल के लिए, और रीएम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते। ये ऐसी कई अच्छी बातें हैं जो एक बहुत अच्छी शुरुआत है, जो अन्ना हजारे जी जो सारे देश में हुई, सब देश को वासियों को ये फायदा होगा। जी किरण जी, कितना संतुष्ट है? क्योंकि इसमें से 16 प्रस्ताव जो रखे गए थे संशोधन के, उसमें से 2 को रिजेक्ट किया कैबिनेट ने। ये अभी राज्यसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में आएगा। उसे लेकर कितना आपको लगता है कि सरकार ईमानदार रही है इस बिल को लाने में और इस बिल को पास कराने में? इस बिल को बदला है सिलेक्ट कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी ने तो बहुत गलत किया था, जिसकी वजह से आंदोलन चलता रहा। लेकिन जो सिलेक्ट कमेटी है, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, उन्होंने ये सारा सुधार किया है, क्योंकि उनमें उन्होंने वो चीजें डाली हैं जो कि राज्यसभा में ऑपोजिशन पार्टी चाहती थी। तो मैंने ये देखा कि सिलेक्ट कमेटी ने इस बिल को इम्प्रूव किया है, जिसकी वजह से ये नई बात, ये जो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आई है। जी, सिलेक्ट कमेटी ने जो रखा है उसमें अभी इसे राज्यसभा में जाना है, लोकसभा में पास होना है। किरण बेदी जी हमारे साथ बंकिम देसाई जी मुंबई से जुड़े हुए हैं, वो कुछ आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बंकिम जी। जरूर पूछिए। जी बंकिम जी, मैं आपको ये पूछता हूँ, जब लोकायुक्त यहाँ बनेंगे हर 1 साल के अंदर, तब जब कोई करप्शन का केस लोकायुक्त के सामने आएगा, तब उसकी जांच कौन करेगा? सीबीआई करेगी या सीआईडी करेगी? लोकायुक्त के पास जो सवालात आएंगे, किरण जी, बंकिम जी जानना चाहते हैं, लोकायुक्त के पास जो सवालात आएंगे सीबीआई से जुड़े हुए, उसकी जांच कौन करेगा? ये लोकायुक्तों के लिए तो बीजेपी, ये लोकायुक्तों के लिए लोकपाल ने ये फैसला किया कि हर स्टेट 1 साल में अपना अपना लोकायुक्त बनाए। ये इस बिल की कमजोरी है, क्योंकि इन्होंने ये नेशनल बिल नहीं बनाया है, ये सेंट्रल लोकपाल है। लेकिन जो स्टेट्स के ऊपर लोकायुक्त छोड़ा है कि अपना अपना स्टेट्स का लोकायुक्त को इस मॉडल पे करे। कहीं न कहीं राज्य सरकारों का विरोध रहा है शायद इसे लेकर। हाँ, राज्य सरकारों ने शुरू से कहा था कि हम सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं चाहते, ये हमारी अपना अधिकार है बनाने में, तो वो उस चीज में सफल हुए। स्टेट्स ने नेशनल बिल नहीं आने दिया।
तो किरण बेदी जी, इस मुद्दे को लेकर आपकी तरफ से अभी भी कुछ आंदोलन होंगे क्या? इस तरह का पूरी तरह से अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो आप इस पर क्या सोचती हैं, क्या होना चाहिए और सरकार पर क्या दबाव बढ़ाया जाना चाहिए? मैं तो ये समझती हूँ कि अब तो हर स्टेट में आंदोलन होगा, क्योंकि हर स्टेट में लोकआयुक्त स्ट्रॉन्ग कैसे होगा जब तक चुनौती नहीं होगी उस सरकार को, नहीं तो वो भ्रष्टाचार बढ़ेगा स्टेट में। तो अब हमको युवकों को एजुकेट करना पड़ेगा कि लोकायुक्त होता क्या है, उसकी कैसी नियुक्ति होनी चाहिए, उसके पावर्स। और कर्नाटका जैसे आपने देखा जस्टिस हेगड़े सफल हुए क्योंकि वहाँ और माइनिंग स्कैम को पकड़ सके, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर को वहाँ वो जेल भेज सके, तो वो इसलिए था क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग लोक आयुक्त था। वैसा लोक आयुक्त अब अपने अपने स्टेट्स में बनाए, और इसके लिए हर स्टेट को अब एक अन्ना हजारे चाहिए। अब युवाओं को निकलना होगा अन्ना हजारे बन के। जी, किरण बेदी जी का स्पष्ट मत है कि युवाओं को अभी इस मामले में और आगे आना होगा और आगे निकलकर इस आंदोलन को राज्य सरकारों में भी, हर राज्य में भी इस आंदोलन को दूर तक ले जाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकारों ने लोकायुक्त के अधीन नहीं रहने की बात को मनवा लिया है और इस मामले में आंदोलनों की जरूरत है। किरण बेदी जी, आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। फिर हम इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। किरण बेदी जी हमारे साथ, और कुछ हद तक वो संतुष्ट नजर आ रही हैं। लोकपाल के संशोधन जो प्रस्ताव पास हुए हैं, काफी हद तक कुछ मामलों में अब भी उनका विरोध जारी है और वो चाहती है कि राज्य सरकार के युवा, जितने राज्य है भारत में, वहाँ के राज्य सरकारों को जो दिया गया है अधिकार लोकायुक्त नियुक्त करने का, उसमें युवा आगे आए और आंदोलन करें, क्योंकि लोकायुक्त भी उतना ही सशक्त होना चाहिए जैसा कि लोकपाल है। क्या कहना चाहेंगे अनिल जी? आपने पूरी बातें सुनी। शैलेंद्र जी, आप बताएं, किरण बेदी जी की बातों से कितना संतुष्ट हैं और शायद बंकिम जी को कुछ और भी सवालात उनके जहन में हैं? नहीं, देखिए, अभी किरण जी इस आंदोलन की शीर्ष नेत्री रही है, और जिस तरह से सेलेक्ट कमेटी ने, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियाँ उसके अंदर है, और जैसे मैंने आपको कहा कि इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर हमारी भी एक पार्टी के सदस्य उसके अंदर है, और खास करके कॉमरेड सीताराम येचूरी जो राज्यसभा के हमारे ग्रुप के लीडर है, और उन्होंने ये जो लोकपाल विधेयक को किस तरह से मतलब कारगर तरीके से और सक्षम तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस तरह से किस तरह से वो सुधार होना चाहिए, उसके ऊपर उस पर लोकसभा के अंदर भी, राज्यसभा के अंदर भी बात रखी थी। और उसी के साथ साथ इसके अंदर भी जिस तरह से बातें रखी है वो यही है कि इसको और मजबूत बनाया जाए, इसको और जो है पुख्ता बनाया जाए, ताकि हमारे देश के अंदर ये जो एक चेन है, जैसे मैंने आपको कहा कि जो बड़ा कॉरपोरेट हाउसेस है, हमारे नौकरशाह है, और उसी के साथ साथ राजनेता है, जो इस तरह से एक साठ घाट करके पूरे नीतिगत, मतलब ये कॉरपोरेट हाउसेस कह रहे हैं कि इस तरह से आप नीति को अपनाइए, इस तरह से चलिए, और इसी नीति को लागू करने के लिए ये उससे लिप्त जो भ्रष्टाचार है उसको तोड़ना है, और उसको तोड़ना है तो हमको इस विधेयक को जो है, और होता क्या है, मुझे ये लगता है कि अन्ना हजारे हो या आपके आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हो, इनका ये नीतिगत सवाल के ऊपर अटैक ही नहीं है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर अटैक करो, क्योंकि उससे ही हमारे देश की हालत बिगड़ते जा रही है, क्योंकि अगर वो सिस्टम को हम नहीं तोड़ेंगे तो इस भ्रष्टाचार को भी हम कम करने में कमजोर हो जाएंगे। इसलिए ये पॉलिसीज के ऊपर हमको अटैक करना पड़ेगा, तब जाकर सही मायने में एक रास्ता हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। पूरा नीतियों पर ही अटैक करना होगा, मात्र इस तरह के आंदोलनों से होने वाला नहीं है, ये स्पष्ट मत है शैलेंद्र कामले जी का। अनिल जी, आपने बंकिम जी की भी बातें सुनी, आपने शैलेंद्र जी की भी बातें सुनी, चूंकि जमीन पर काम करना, आरटीआई के जरिए काम करना और उसी तर्ज पर लोकायुक्त और लोकपाल की नियुक्ति का मामला आना, पूरे मुद्दे को एक आम आदमी की तरह से अगर आप देखें तो कहाँ पाते हैं हम इस पूरे मामले को, चाहे वो आरटीआई का हो, चाहे लोकपाल का हो, लोकायुक्त का हो, भ्रष्टाचार का हो, सरकारी मिशनरियों का हो, उनके दुरुपयोग का हो। निश्चित तौर पर क्योंकि किरण बेदी जी पहले से इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, और वो जब 80% 90% संतुष्ट है तो लोगों को भी इस पर आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लोकपाल का जो एक प्रारूप था, भले ही उस स्टैंडिंग कमेटी ने जो बदमाशी की, उसके जो सिलेक्शन कमेटी ने उसे न्याय देने का काम किया है। अब हमें जितना मिला है उसका हम लाभ उठाकर किस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकते हैं, ये सब केजरीवाल और अन्ना हजारे आपस में लड़ने के बजाय
जिस तरह से किरण बेदी की बातों में जो अपने आप पार्टी के जो हस्तक्षेप कर रहे थे, काफ़ी गलत बात है। क्योंकि किरण बेदी का जो एक स्टैंडर्ड है, जो एक दर्जा है, वो एक पूर्व IPS अधिकारी रह चुकी है, वो सिस्टम में काम कर चुकी है। अगर आपको लड़ना है, अभी आपके पास जो सुविधा है, जो सिस्टम सरकार ने देने की कोशिश कर रही है, उसमें आप सुधार करने का काम कीजिए, और उसके बाद अगर कुछ तकलीफ है तो उसके लिए आप आगे की बात कीजिए। मगर आज हमें जो मिल रहा है उसे न लेते हुए जो हमारे पास नहीं है उस पर चिल्लाने से कोई लाभ नहीं है। ना हमारा लाभ होगा, ना किसी सरकार का लाभ होगा, ना अरविंद केजरीवाल का लाभ होगा, ना अन्ना हजारे का लाभ होगा। कहीं ना कहीं आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन का जो रास्ता था, उसमें मतभेद नजर आया। मांग सबकी एक थी, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की, वो चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस का धड़ा हो, चाहे समाजवादी हो, सोशलिस्ट हो, आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल हो, अन्ना हजारे हो, किरण बेदी हो, सभी की मांग तो जो इस देश से प्रेम करने वाला है उसकी मांग यही है। लेकिन पूरी तरह से सरकारें किसके अंकुश में है? सरकारी अधिकारियों के लाल फीताशाही और नौकरशाहों के कब्जे में अगर सरकारें होंगी तो वो अपने खिलाफ ही किस तरह जांच का आदेश देंगे और किस तरह से वो कानून बन पाएगा और कानून अमल में आ पाएगा। बंकिम जी, मैंने माफ कीजिएगा, किरण जी को एक प्रश्न पूछा था, शायद उन्होंने जवाब नहीं दिया जी। जब लोकायुक्त बनेगा तब यहाँ पे भ्रष्टाचार का केस दाखिल होगा, तब उसकी जांच कौन करेगा, ये एक प्रश्न रहेगा जी। तो उसकी जांच अगर CID करेगा तो होम मिनिस्टर, अपने यहाँ के स्टेट के होम मिनिस्टर जो रहेंगे उसके अंडर में आते हैं वो जी। तो जिस तरह सेंटर में CBI नहीं कर सकती, उस तरह स्टेट के अंदर होम मिनिस्टर में आने वाली CID भी उसकी जांच नहीं कर सकती। रहा प्रश्न आंदोलन का, आपने देखा होगा कि अभी जो एक दिल्ली में दुर्घटना हो गई, हर स्टूडेंट मतलब हर घर से युवा समझो बाहर आए, उन्होंने कुछ कानून की मांग की, वर्मा जी ने उनका एक रिपोर्ट सबमिट कर दिया, लेकिन आज भी सारे सांसद उसके ऊपर चुप बैठे हैं। तो अब रास्ता एक ही बचता है कि जब तक इन सांसदों को अच्छी तरह, और हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमें ये दीजिए, हम भीख मांगने नहीं खड़े हुए यहाँ पे, हम हमारा हक मांग रहे हैं, तो हमें इतना ही दो उतना ही दो, हम ऐसे बात नहीं कर सकते। इतना दे दिया आप इससे संतुष्ट हो जाओ, ये हमें कोई भीख नहीं दे रहे हैं लोग, हम हमारा हक मांग रहे हैं। तो हक मांग रहे, जब प्रधानमंत्री जब ये समझते हैं कि देश के अंदर बड़ा मजबूत कानून लाना चाहिए, जब कैबिनेट उससे मुकर जाती है तो प्रधानमंत्री तो एक शिक्षक का रोल अदा करना चाहिए था, उनको सारे लोगों, प्रिंसिपल का रोल अदा करके सारे शिक्षकों को वहां खड़ा करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि मुझे इस तरीके का कानून चाहिए, आपका बनाया हुआ कानून नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री हमारे देश की जनता की भी नहीं सुन रहे और कैबिनेट शायद देश चला रही है। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बंकिम जी, आप मुझे इतना बताइए कि राज्य के लोकायुक्त तो कौन है, इस पर से हम शुरू करते हैं। गायकवाड़ साहब। क्या पूरा क्या गायकवाड़ जी? क्या गायकवाड़ तो बहुत सारे गायकवाड़ है। मुझे नाम पूरी तरह नहीं मालूम। क्या हो रहा है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें लोकायुक्त तो ही पता नहीं है। लोकायुक्त को जो अधिकार है फिलहाल, उस लोकायुक्त को अधिकार इतने हैं वो कार्रवाई कर सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री को छोड़ा जाए तो लोकायुक्त डिप्टी CM से लेकर हर अधिकारी की जांच कर कार्रवाई कर सकता है। सर मैं यही बता रहा हूं, सर माफ करना, लोकपाल को मैंने जब पत्र लिखा था, हमने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं होती उस पर हमने मांग की थी। और आपको पता नहीं है कि लोकपाल जो राज्य में जो लोकायुक्त है वो आज भी है, मगर उसका जो चयन करने की प्रक्रिया है उस पर कोई जाता नहीं है। आप अभी जो मौजूदा स्थिति है, हमने आपको भीख मांगने के लिए नहीं कहा, हमने कहा जो सरकार ने प्रावधान किया उससे पहला यूज कीजिए, अपनी मांग को जारी रखिए। इसे विरोध करने के बजाय जो 14 सिफारिशें मंजूर हुई है उसके जरिए किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। आप बताइए कि बीच में आपके कुछ लोगों ने, आपके जो प्रमुख थे मयंक गांधी के खिलाफ शिकायत की थी, उसकी जांच आपने की क्या? 1 महीने में रिपोर्ट आपने सबमिट की है क्या? 6 महीने हुए हैं, लोकसत्ता में रिपोर्ट आई थी, आज 6 महीने हुए। मयंक गांधी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने एक लोकायुक्त तो बनाने की घोषणा की थी, एक अधिकारी को नियुक्त करने की घोषणा की थी, आज 8 महीने हुए हैं, उस पर कोई रिपोर्ट आपने पेश की है क्या? इसी तरह सरकार में ऐसे प्रावधान होता है। माफ कीजिए मुझे, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। जी, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आपके पास कुछ भी उनके खिलाफ सबूत पड़े तो आप बहुत लोगों के पास सुनिए मेरी बात, सप्ताह की रिपोर्ट पढ़िए आप। मयंक जी, हम आपको बता दें बंकिम जी कि इस विषय पर मयंक जी हमारे साथ थे और उन्होंने इस मुद्दे पर हमने खुद उनसे सवाल किया था। उन्होंने अभी इस मामले को उनके अपने भीतरी जो उनका आयुक्त है उसके पास रिपोर्ट होने की बात कही है। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि उनको रिपोर्ट कीजिए। उसके अलावा सारी जांच एजेंसियां आपके लिए खुली पड़ी है यहाँ पे जी, आप जांच करवा लीजिए।
जी। और रही यहाँ के लोकायुक्त की बात, तो प्रश्न आज भी वहीं अटका पड़ा है कि जांच कौन करेगा। आपने पढ़ा होगा, रिपोर्ट आई थी यहाँ पे अभी अगर जी बंकिम जी, अगर लोकायुक्त से एक चीज उन्होंने कही कि जो उसकी विजिलेंस विंग होगी सीबीआई की, वो सरकार से अलग होगी, लोकायुक्त को रिपोर्ट करेगी। तो आपको लगता है कि लोकायुक्त के मामले में ये रवैया नहीं अख्तियार किया जाएगा? इसमें कोई परिवर्तन आपको लगता है कि शायद आपको शंका है कि लोकायुक्त के सीआईडी या उस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं उससे अलग कर दी जाएंगी? सर, ये हर एक स्टेट पे इंडिपेंडेंट छोड़ दिया गया है। अब गुजरात में मोदी जी का जो अडानी के साथ जो साठगांठ है उनकी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी वहां पे कैसे लोकायुक्त लाएंगे? क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग लोकायुक्त लाएंगे जो उनके खिलाफ जाके जांच करे? ये हो नहीं सकता इस देश के अंदर। मतलब बात वही होगी, ढाक के तीन पात होंगे। जांच पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए और वो लोकपाल के दायरे में होनी चाहिए। इनको मर्ज कर दो। लोग सारे के सारे सीबीआई में आज 80 से 85% केसेस जो होते हैं जी, वो सारे इकोनॉमिक क्राइम्स के होते हैं, करप्शन के केसेस होते हैं जी। तो उतनी विंग उनके सीबीआई की और सीबीसी की उसमें मर्ज कर दो। लोकपाल के अंदर क्या तकलीफ है इसके अंदर? उसको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंट कर दो जी। अगर इस तरह का प्रावधान लाया जाता है तो किस तरह के मामले सामने आ सकते हैं और कितना ये सक्सेस हो पाएगा अगर उसे मर्ज कर दिया जाता है? शैलेंद्र जी, आपको लगता है कि ये चीज जो प्रस्ताव बंकिम जी दे रहे हैं, या आम आदमी पार्टी या अन्ना हजारे या किरण बेदी वगैरह इस तरह की मांग करती आई हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा इस देश में? और जब लाल फीताशाही, जो मैं कह रहा हूँ कि नौकरशाही और हावी होगी तो? नहीं, बिल्कुल। हम लोग का कहना ही है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए और खुद की उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की जो मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके लिए अलग से फंड के जो सीबीआई के प्रावधान होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा असर जो है ये निश्चित रूप से ये जो करप्शन है उसके ऊपर हो सकता है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और जैसे देसाई बोल रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है। इस तरह से उसको जो है स्वतंत्रता जो है सीबीआई को देंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश के अंदर का एक अलग सा चित्र बनेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और उसी बात को हमको आगे लेके जाना है। अभी सवाल ये है कि अभी ये सेलेक्ट कमेटी ने कुछ 14 मुद्दों के ऊपर इस तरह से जो है कुछ चीज़ें जो है वो एक लोकपाल के कक्ष में लाने की कोशिश की है। उसको हम लोग कारगर तरीके से कैसे जनता के बीच में जाके उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का काम और उस मोमेंट को और आगे बढ़ाने का काम हम लोग कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। 14 संशोधन प्रस्ताव रखे गए हैं, अभी इसे राज्यसभा में जाकर फिर उसके बाद अगले बजट सत्र में रखा जाएगा और लोकसभा में फिर पारित किया जाएगा, क्योंकि लोकसभा से पारित होने के बाद ही बन पाएगा। जो 14 चीजें मानी है सरकार ने, उस पर अभी भी क्यों नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं आप लोग? सर, अभी भी महत्व का मुद्दा है जांच जी। एक डिमांड एक्सेप्ट कर लो, इसकी जांच की डिमांड एक्सेप्ट कर लो, बाकी के छोटे छोटे पॉइंट छोड़ दो। ये जांच से सरकार भाग क्यों रही है? आपको क्यों लगता है सरकार इससे भागती है? मैंने आपको बताया, जैसे एक अफसर जी, जैसे ही कोई स्टेप ले लेता है उसकी ट्रांसफर कर दोगे आप। एक सीबीआई का अफसर, मान लो विनोद राय जैसे केक के जो चेयरमैन है, वैसे लोग अगर आ गए और सीबीआई की जांच करने में लग गए, एक ऑर्डर निकल जाएगा और सीबीआई अफसर की ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो वो जांच कैसे हो पाएगी? तो क्या ये जांच हो सकती है कभी? यही फार्मूला लोकायुक्तों के लिए भी होगा राज्य सरकार? बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूं कि जो मॉडल एग्रीमेंट लोकपाल का बनाया है वही मॉडल एग्रीमेंट, वो भी मॉडल एग्रीमेंट है, इट इज नॉट बाइंडिंग। तो ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? ये 14 मांगे जो मान ली गई हैं, इसमें ऐसा क्या परिवर्तन आ गया? कोई चेंज नहीं हुआ। जिस तरह उन्होंने लोकपाल के वक्त कहा था कि 68 में से हमने इतनी मांगे मान ली और महत्व के जो 5 या 6 कंटेंशियस इश्यूज थे उसको वहां का वहां ही छोड़ा है, बिल्कुल उसी तरीके का मुद्दा है ये। जी अनिल जी। मेरा तो मानना है कि जो मौजूदा कानून है उसका भी कोई लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे सिटीजन चार्टर है, जैसे आरटीआई है, लोकायुक्त तो भी आज देश में पहली बार नहीं, महाराष्ट्र में 1978 से लोकायुक्त की भी गठन किया गया है। मगर अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे, लोगों को शिकायत करने की प्रवृत्तियां कम हो रही है। तो आप पहले लोगों में जन जागरण लाइए कि चाहे भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार भी कई प्रकार के होते हैं।
आर्थिक भ्रष्टाचार हो, अलग अलग प्रकार के भ्रष्टाचार होते हैं। भ्रष्टाचार के भी मतलब तरीके हैं अलग जैसे अलग। आपको बता रहा हूँ कि जैसे बता रहे कि विनोद राय की तबादला हुआ, फला फला अधिकारी तबादला हुआ। आपको बता रहा हूँ कि जो IAS अधिकारी और जो बड़े बड़े अधिकारी, छोटे छोटे अधिकारी भी होते हैं, उनके लिए मैट, उसके बाद कैट का प्रावधान है। वो अधिकारी क्यों नहीं जाते? ये अधिकारी डायरेक्ट मीडिया के पास आते हैं, कुछ दिनों के लिए हीरो बनते हैं और 4-5 दिन के बाद मामला ठस का मस हो जाता है। आप बताइए विनोद राय ने उसके बाद आगे क्या किया? आज कई बार लोकल पॉलिटिशियन में सीनियर का ट्रांसफर होता है, तब वो अधिकारी मैट में जाता है, मैट में जाके वो सरकार के खिलाफ आदेश लेके आता है। ऐसे कई उदाहरण अगर आप मैट का जाके रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको मिलेंगे। तो मेरा कहना है कि जो अधिकारी पर ऐसी कार्रवाई होती है, उसे लगता है कि मेरे पर अन्याय हो रहा है, मैंने अच्छा काम किया है, तो उसके पास भी कई प्रावधान है। मगर हर टाइम हम मीडिया के पास आएंगे, हम कुछ राजनीतिक लोगों के पास जाएंगे, कुछ NGO के पास जाएंगे। आपकी जो सिस्टम है, जो एक यंत्रणा है, उसका आप उपयोग क्यों नहीं करते? जो यंत्रणा आपके पास मौजूद है उसका उपयोग हो। आपको जो अधिकार आपके सुरक्षा से जुड़े हुए दिए गए हैं, आपकी अपनी नौकरी रोटी के लिए, उसका उपयोग हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेक्सस जिस पर बात कर रहे हैं शैलेंद्र कामले बात करते हैं कि एक चाहे उद्योग जगत हो, चाहे राजनेताओं का हो, चाहे एक तरह का जो नेक्सस काम करता है वो हावी हो जाता है कहीं ना कहीं। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे बंकिम जी इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि आंदोलन आपका थमेगा या आगे बढ़ेगा? आंदोलन अब संसद में होगा। हम तो वॉलंटियर है सर, हमें कोई नेता नहीं बनना है जी। हम वॉलंटियर और वॉलंटरी रहना चाहते हैं, लेकिन ये हमारा काम है लोगों को जगाना। हम रास्ते पे भी घूम रहे हैं, लोगों को झुग्गियों में जाते हैं, लोगों को यही बातें समझाते हैं लोगों को। यानी सिटीजन चार्टर की ये बात कर रहे हैं अनिल जी। संसद में पहुंचने के लिए तो नेतागिरी करनी होगी बंकिम जी। अच्छे लोग आए ना आगे, आप अगर अच्छे हो आप खड़े हो जाओ, अनिल जी अच्छे, अनिल जी खड़े हो जाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे जी। मतलब आम लोगों में आप लोग कैंडिडेट तलाशेंगे और ये आंदोलन संसद में जाकर थमेगा, ये आपकी भूमिका है। शैलेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि इस देश के अंदर ऐसी भी राजनीतिक पार्टी है जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है जी। जैसे मतलब हमारी भ्रष्टाचार से मुक्त कोई नहीं है, ये एक ऐसा दाग है जिसमें CPM एक पार्टी है और CPM पार्टी जो है एक क्लास ओरिएंटेड पार्टी है और इसके लिए फिर क्लास ओरिएंटेड है, क्लास का सवाल करती है, मेहनत कशों का और अमीरों का। तो ये जब बात आता है तो सभी लोग जो है ना भाग जाते हैं, कोई नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप जैसा मुद्दा को लेके चल रहे हैं, आप आइए ना भाई, जुड़िए यहाँ पर। हम लोग कोई जनता के सवालों को लेकर आंदोलन पार्टी का भी गठन हो गया, और लड़ने वाले लोग हैं। और 2014 अभी 13 महीने बाकी है, 2014 के चुनाव से पहले की तैयारियों में सभी दल लग जाएंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। हमारे साथ लोकपाल जैसे एक गंभीर विषय पर, साथ ही उसके साथ में जो आज़ादी दी गई है आम आदमी को, उस पर भी बात हुई। सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट कोई नजर नहीं आ रहा है। कुछ हद तक सरकार ने लोकपाल के मुद्दे पर जो पहल की है उससे कुछ हद तक कुछ लोग जरूर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आप लोग आए, अनिल जी आपका, शैलेंद्र जी आपका, बंकिम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए और मुद्दे की बात में अपनी बातें रखी। मुद्दे की बात में आज के लिए इतना ही। फिर बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए इशू के साथ, नए अतिथियों के साथ। फिलहाल मुझे और मुद्दे की टीम की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए लेमन न्यूज़।